नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के साथ साथ में स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये तीसरी वीडियो है, तो पहले के दो वीडियोस आप देख लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। The provision of welfare state is mentioned in the fundamental duties, fundamental rights, directive principle of state policy, emergency provision। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी हम लोग कॉमनली कहते हैं। तो आंसर नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। The principle has been inspired by the directive principle stated in the Constitution of Ireland, Irish constitution से inspired है, and also by the principle of Gandhian philosophy। तो ये दो चीज से इंस्पिरेशन है। The main aim of the principle is to create social economic condition under which all citizen can lead a good life। A welfare state is based on the principle of equality of opportunities मिलती है, equitable distribution of wealth होती है। It also focuses on government responsibility for those who are unable to avail themselves for the minimal provisions of the good life। तो जिनको मिनिमल प्रोविजन जिस तरह से बहुत लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, तो उनको ये सब चीजें मुहैया की जाती है। तो ये भी एक वेलफेयर स्टेट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which of the following is are the criteria for a party to become a state party? At least 3% of the total number of seats or 3 seats, whichever is more in the last assembly election। तो ये स्टेटमेंट सही है। At least one MP for every 25 members or any fractions allotted to the state in the Lok Sabha। ये भी बिल्कुल सही है। At least 4% vote share in the last assembly election and at least 2 MLAs। तो at least 4% नहीं होगा, at least 6% होगा, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। And at least 8% of the total valid votes in the last assembly election or the Lok Sabha elections from the state। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1, 2 एंड 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज के जो क्राइटेरिया है उन्हें आपको याद ही करना होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द आम आदमी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी। इनको दर्जा मिल गया है आम आदमी पार्टी को। एंड इट रिवोक द स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड द सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल पार्टीज का दर्जा में था उनको हटा दिया गया है। ठीक है। और स्टेट पार्टीज के क्या क्या क्राइटेरिया है? तो एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs और 6% vote share in the last Lok Sabha election from the state and at least one MP from the state। तो ये पहला क्राइटेरिया है। At least 3% of the total number of seats or 3 seats, whichever is more in the last assembly election। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। At least one MP for every 25 members or any fractions allotted to the state in the Lok Sabha। तो ये भी तीसरा क्राइटेरिया है। At least 8% of the total valid votes in the last assembly election और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। तो ये चौथा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियाज आपको याद ही करने होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। Which of the following is are conditions on which a member is disqualified? ठीक है। It is if he holds the office of profit। ये बिल्कुल सही है। If he or she is of unsound mind। ये भी सही है। If he or she has voluntarily acquired the citizenship of a foreign country। ये भी सही है। If he is discharged solvent। ये गलत है। तो 1, 2, 3 जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट इफ he or she is so disqualified under the 10th schedule of the constitution। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है और जो 10th शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहता है। तो क्या क्या
किस तरह से मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? इफ ही और शी होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ नॉट टू बी डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है अगर कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं। इफ ही इज अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि इनका दिमागी हालत या हेल्थ कंडीशन ऐसा है जो ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वैसे लोगों को भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ द पर्सन इज चार्ज विद इंसॉल्वेंसी, तो ये थर्ड क्राइटेरिया है। एंड शी इफ ही और शी इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या कोई फॉरेन कंट्रीज का सिटीजनशिप ले एक्वायर कर चुके हैं, तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का तो कोई रूल नहीं है, तो ऐसे सिटीजन्स को भी जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंड ही इफ ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर कोई लॉज ऐसे बन जाएंगे पार्लियामेंट में उस अकॉर्डिंग भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो the act in its original form was promulgated by the British in response to the Quit India movement in 1942। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। The act provides for special powers for the armed forces that can be imposed only by the governor of the state। तो only by the governor of the state तो गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये सब कर सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट होता है। वन ही ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या आप्सपा जिसे कहते हैं, ये कॉलोनियल एक्ट है प्रोमलगेटेड बाय द ब्रिटिश इन रिस्पॉन्स टू द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में। AFSPA has been imposed in the northeastern states जम्मू कश्मीर पंजाब ड्यूरिंग द मिलिटेंसी ईयर्स। तो ये शुरू में इम्पोज किया गया था। फिर पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम वेयर इट वाज रिपील्ड, पंजाब से पहला वो स्टेट था जिससे आफ्सपा हटाया गया। फिर फॉलोड बाय द त्रिपुरा एंड मेघालय, त्रिपुरा एंड मेघालय भी आफ्सपा अब नहीं है। इट रिमेन इन फोर्स इन नागालैंड मणिपुर असम जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री ये यूनियन टेरिटरीज में लागू किया गया, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पार्ट जो डिस्टर्ब होता है, तो आपसे प्रोवाइड स्पेशल पावर्स फॉर द आर्म फोर्सेस दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द सेंटर और द गवर्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इधर गवर्नर इम्पोज कर सकते हैं ऑन द स्टेट, पूरे स्टेट में भी कर सकते हैं, और पार्ट ऑफ इट्स आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है कौन सा एरिया डिस्टर्ब है, अगर डिस्टर्ब होगा तो उस पर आपसपा लागू कर दिया जाएगा। तो इससे लागू करने से क्या होगा, इट अलाउज आर्म फोर्सेस टू ओपन फायर अगेंस्ट एनी पर्सन इन कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ और कैरिंग आर्म्स एंड एमुनेशंस। तो कोई भी कैरी कर रहा है जिस पे सस्पिशन हो तो फायर की जा सकती है। द एक्ट प्रोवाइड्स पावर टू अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट वारंट्स, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज्यादा होता था, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन एंड आल्सो सर्च प्रेमाइसेस विदाउट वारंट्स। तो ये भी एक प्रोविजन है। देयर कैन बी नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर बेलगावी कारवार एंड निपानी आर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट्स? केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज इंटेंसिफाइंग, और बोथ जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने असेंबली स्टेट असेंबलीज में अनएनिमस रेजोल्यूशन पास किए हैं इन सपोर्ट ऑफ लीगल बैटल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। जो भी ये डिस्प्यूट है बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको सॉल्व करने के लिए दोनों ही स्टेट ने resolution passed किया। The border dispute over Belagavi, Karwar and Nipani in the northern Karnataka is long standing. When the state boundaries were redrawn on the linguistic lines as per the State Reorganization Act of 1956, the linguistic basis पे state को divide किया गया था। Belgavi became the part of the erstwhile Mysore state, मतलब कर्नाटक में वो था। Maharashtra claims that the part of the Belgavi where Marathi is the dominant language should remain in the Maharashtra। तो महाराष्ट्र का ये कहना है कि बेलगावी में
मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है मराठी बोलते हैं, तो वो महाराष्ट्र के अंडर में आना चाहिए। इन अक्टूबर 1966 द सेंटर सेट ऑफ द महाजन कमेटी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी कमीशन है, led by the former Chief Justice of India, Meher Chand Mahajan, to resolve the border dispute between महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरला। तो महाजन कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। Chief Justice of India, along with the four senior-most Supreme Court judges, remain appointment and transfer. Recommends appointment and transfer of judges. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। This system found its root from the Constitution of India. तो ये ओरिजिनली Constitution of India में नहीं था। A High Court collegium is led by the incumbent Chief Justice and four senior-most judges of the court. तो four senior-most नहीं होगा, two senior-most होगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इन द कॉलेजियन सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जजेस रिकमेंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस। तो जितने भी जजेस का ट्रांसफर अपॉइंटमेंट होती है ये कॉलेजियन सिस्टम ही करती है। और हाई कोर्ट कॉलेजियम में कौन कौन होता है, तो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। और ये कॉलेजियन सिस्टम ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इंस्टेड इट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और द गवर्नमेंट रोल इज बहुत लिमिटेड हो जाती है इसकी इंक्वायरी करने में, तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कॉलेजियम चॉइसेस, बट अगर कॉलेजियम सिस्टम अगर दोबारा से वही नेम सजेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इज बाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट टू अपॉइंट देम टू द पोस्ट। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉलेजियम सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू। Which of the above are parts of the basic structure evolved during केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला? तो ये चारों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो रूलिंग इन केशवानंद भारती case versus the state of Kerala, in which Supreme Court laid down the basic structure doctrine on the limits of Parliament's power to amend the Constitution। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इस बेसिक स्ट्रक्चर इस केस को 50 इयर्स हो गए थे, लैंडमार्क डिसीजन था। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज्ड टू टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए उसकी लीगैलिटी को एक टाइप का जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है। इन द केस ऑफ नंद भारती रूलिंग, the Supreme Court cited several aspects of the Constitution that could be identified as the basic features। तो basic features इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा है, तो जैसे कि डॉक्यूमेंट लाइक जुडिशियल रिव्यू हो गया, रूल ऑफ लॉ है, फेडरलिज्म, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सर्वोपरि है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये मेंटेन होना चाहिए, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कैरेक्टर है, साथ ही साथ में इंडिया भी, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, द मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट जो डीपीएसपी में आता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, sovereignty of India, unity of the country, three organs of the states are identified as the basic feature, जैसे कि legislative, executive and judiciary। तो ये सारे ही बेसिक फीचर है और बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यही केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला का केस था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। S3WAAS is often heard in the news. It is best described as it is a cloud service developed for government entities to generate securable, scalable and सुगम्य accessible website। तो यही स्टेटमेंट सही है। It is a database created through National Judicial Data Grid. It is a tool for judiciary for effective court management. It is a national e-governance project for ICT enablement। तो ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है। S3WAAS is a cloud service। S3 WAS कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, is a cloud service developed for government entities
टू जनरेट सिक्योर स्केलेबल एंड सुगम्य मीन्स एक्सेसिबल वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करती है. It enables the government entities to choose various themes for generating website as well as customizing and managing the content easily, thus empowering them to maintain their online presence. तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, वो ऑनलाइन अपने मेंटेन कर सकते हैं. तो ये इसमें हेल्प करेगा थीम चूज करने में, वेबसाइट डेवलप करने में, कस्टमाइज करने में. द गवर्नमेंट एंटिटीज रिक्वायरिंग वेबसाइट दैट आर प्राइमरीली इंफॉर्मेशनल use as S3 WAS framework to generate and host website under the gov.in and nic.in में ये डोमेन्स में कस्टमाइज करने में और हेल्प करेगी बेसिकली हर गवर्नमेंट एंटिटीज को अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे. उम्मीद है बहुत कुछ सीखने मिला होगा. अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे. जय हिंद, बाय बाय.